नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, जो आप लोग को जीके जीएस से कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों? तो 20 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो आप लोग को एग्जाम में जीके जीएस का बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों लेडी सुपरवाइजर में, इसीलिए आप लोग जीके जीएस को पढ़ना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जीके जीएस को भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ लीजिए दोस्तों, उससे आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में आप लोग को एक सीट पक्का होगा दोस्तों। आई होप आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा दोस्तों, और तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आप लोग कमर कस के तैयारी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जीके जीएस का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, 20 क्वेश्चन में जीके जीएस में आप लोग को कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। तो कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत का एक पड़ोसी देश है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है दोस्तों? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है आप लोगों को मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव देश। ये मालदीव देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है दोस्तों। तो ये कौन है दोस्तों? ये है आप लोग को मालदीव। देखिए दोस्तों, आप लोग को पड़ोसी देश से एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में जरूर पूछेगा दोस्तों, इसीलिए पड़ोसी देश को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों अपना थ्योरी सेक्शन में, उसके बाद एमसीक्यू करिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मालदीव है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो संविधान की कौन सा आर्टिकल में नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति होती है दोस्तों? तो इसमें देखिए कौन है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76 में। तो कौन सा अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होता है? तो ये आप लोग को होता है दोस्तों आर्टिकल 148 में होता है दोस्तों। इसमें नियंत्रक एवं महालेखन की परीक्षक की नियुक्ति होती है दोस्तों, और ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये जो इसका नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 76 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 76 में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है दोस्तों। तो ये किसका नियुक्ति होता है दोस्तों? महान्यायवादी की नियुक्ति होती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों? इसमें क्या है कि संसद के अवकाश जो सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है दोस्तों। ये कौन सा आर्टिकल में? तो 123 से आर्टिकल में है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 131 आर्टिकल, इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है कि उच्च न्यायालय को क्या होता है, उच्च न्यायालय की जो आरंभिक अवधि आधिकारिकता होता है दोस्तों। तो उच्च न्यायालय में आरंभिक जो भी चलता है कोर्ट या केस, तो आरंभिक फैसला चलता है दोस्तों किसके तहत? तो ये 131 आर्टिकल के तहत। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक तरफ आंदोलन और प्रभावित क्षेत्र। तो देखिए फकीर विद्रोह। तो फकीर विद्रोह किस क्षेत्र में प्रभावित था दोस्तों? तो फकीर विद्रोह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये आप लोग को देखिए बंगाल में, केरल में, पंजाब में, असम में। तो देखिए दोस्तों, फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? अब देखिए कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन कौन सा है जगह जो प्रभावित है कूका आंदोलन से? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये पंजाब है। कौन है? पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है।
अब देखिए मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से, कौन सा क्षेत्र प्रभावित है मोपला विद्रोह से दोस्तों? तो ये आप लोगों को कौन सा क्षेत्र है? केरल, केरल। अब देखिए खांसी विद्रोह, तो कौन सा? खांसी विद्रोह। तो खांसी विद्रोह कौन सा क्षेत्र में प्रभावित है दोस्तों? तो ये असम में है। कहाँ दोस्तों? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एक के साथ मिला सम्मिलित है दोस्तों, देखिए, और 2 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन में देखिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को सी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, देखिए क्या हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति पुरस्कार में यूनेस्को में किसे शांति पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? देखिए एंजेला मार्केल का, आलिया मीर, दलाई लामा या सोनम वांगचुक को। तो हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है दोस्तों जर्मनी में पूर्व जो चांसलर एंजेला मार्केल को शांति पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जिसमें राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? आर्टिकल 134, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 148। तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद है 141 है, जो जिसे राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 141 आर्टिकल के तहत। अब देखिए दोस्तों 134 आर्टिकल, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये आर्टिकल क्या बताता है? तो यह दांडिक विषयों में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता करता है दोस्तों। क्या करता है? जो दंडित विषय होता है उसमें उच्च न्यायालय में की जो अपील करते हैं तो अधिकारिता होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 141। तो इसमें क्या है दोस्तों, उच्च न्यायालय द्वारा पोषित विधि का सभी न्यायालय को अवरुद्ध होना है। इसमें अब देखिए 148 आर्टिकल, इसमें क्या है दोस्तों, भारत अभी कुछ देर पहले पढ़े थे दोस्तों कि 148 आर्टिकल में क्या है, तो इसमें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति होता है दोस्तों। ये किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे देखिए, अब देखें किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की आयु सीमा 6 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा आर्टिकल में कर दिया है दोस्तों? जो लोकसभा, जो राज्य का लोकसभा आयोग होता है उसका आयु सीमा 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा अधिनियम के तहत दोस्तों? तो ये कौन सा अधिनियम है? तो ये आप लोगों को अब देखिए, एक 41 संविधान संशोधन है, 42 संविधान संशोधन है, या 44 संविधान संशोधन है, या 51 संविधान संशोधन अधिनियम है। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हुआ था दोस्तों? तो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया था राज्य लोकसभा आयोग की आयु। तो ये आप लोग को 41 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कर दिया गया था दोस्तों। अब देखिए क्या है,
संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान की सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए हैं दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर CM राव, SG, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन किए हैं दोस्तों? संविधान सभा के उद्देश्य की प्रस्तावनाओं को प्रस्तुत। तो ये कौन किए हैं दोस्तों? तो ये किए हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन किए हैं? जवाहरलाल नेहरू किए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, कौन? एडोल्फ हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र को नेताजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। कौन हो जाएगा? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, भारत का मुख्य गेहूं उत्पादन कौन से क्षेत्र हैं? तो इस चारों में ऑप्शन में से कौन सा क्षेत्र है जो हाँ गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों? तो मुख्य रूप से ये कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग, पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग, बिहार की मैदानी भाग, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मुख्य गेहूं उत्पादन की कौन सा क्षेत्र है दोस्तों इसमें? तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग में। ये है दोस्तों गेहूं उत्पादन क्षेत्र में हरियाणा के मैदानी भाग में है दोस्तों मुख्य, जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों इस क्षेत्र में, और बिहार के मैदानी भाग में भी इस क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन मुख्य रूप से नहीं है। तो किसमें है? पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग में। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए क्या, भारतीय संविधान की संघीय ढांचा, जो संघीय ढांचा है का विचार कहाँ से लिया गया? तो संघीय ढांचा का विचार किस देश से लिया गया है दोस्तों? जो ये तो देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो ये किससे लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है कनाडा से। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कनाडा हो जाएगा। तो कौन सा? कनाडा दोस्तों। जो भारतीय संविधान को संघीय ढांचा, जो फेडरल सिस्टम है, कौन सा? फेडरल सिस्टम विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ये जो संघीय ढांचा है, जो मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोस्तों रूस और अमेरिका से लिया है। जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये रूस से, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। तो देखिए, अमेरिका से कौन सा तत्व लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है आप लोग को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोस्तों। तो ये लिया गया है रूस से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, आप लोग को हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जरूर मालूम होगा कि कितना गोलमेज हुआ था दोस्तों? 3 गोलमेज हुआ था। तो जो एक 1932 ईस्वी में हुआ था, तो ये कौन सा गोलमेज था दोस्तों? तो इसमें देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कौन सा गोलमेज है दोस्तों? तो ये है आप लोग को तीसरा गोलमेज है दोस्तों। 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था। अब देखिए दोस्तों कि जबकि देखिए, और 1930 और 31 में ये दूसरा सम्मेलन भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। 1930 में क्या हुआ था? प्रथम गोल सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1931 में भी दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीसरा कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, भंग
बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा। तो इसमें कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। जो ये कब हुआ था दोस्तों? ये 16 जुलाई को हुआ था। 16 जुलाई 1905 ईस्वी को। 1905 ईस्वी को उस टाइम गवर्नर कौन था दोस्तों? तो इसमें लॉर्ड कर्जन था। उस टाइम कौन था? लॉर्ड कर्जन की, जो 1905 की बात हो रहा है दोस्तों उस समय। तो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों गवर्नर, जो बंगाल विभाजन की भी घोषणा किए थे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के ही टाइम में। और इसका विरोध 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई दोस्तों। किसका विरोध में? तो बंगाल विभाजन घोषणा की गई थी। तो इसके विरोध में क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करना था और भारतीय वस्तुओं को अधिक से अधिक प्रयोग करना था। यही स्वदेशी आंदोलन का था दोस्तों रोल। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए ये आप लोगों को करंट अफेयर्स 2023 का है दोस्तों। तो IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया था दोस्तों? तो ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को दिया गया था दोस्तों। किसको? यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल को। देखिए ऑप्शन में है ए नंबर ऑप्शन में, तो कौन है? यशस्वी जायसवाल को ये दिया गया था। अब देखिए अब क्या है, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो इस चारों में से देखिए हिमाचल जो पर्वतमाला वो किस में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो देखिए हिमाचल समय सहमाद्री और शिवालिक, हिमाचल हिमाद्री और शिवालिक, हिमाद्री विंध्यांश और शिवालिक और सतपुड़ा और सहयाद्री और हिमाद्री। तो हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो ये किस में? हिमाचल हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है दोस्तों। आगे देखिए। देखिए क्या है, भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो जो भी भारत की कौन सी ऐसा संस्था जो GDP की गणना करता है दोस्तों, GDP की गणना करता है दोस्तों, तो ये भारत की कौन सी संस्थान है दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, ये कौन सी संस्थान है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है दोस्तों, जो GDP की गणना करता है दोस्तों। इसको जिम्मेदारी मिला है दोस्तों भारत की GDP की गणना करने के लिए। अब देखिए क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में कौन सी नीति अपनाई थी? तो जो लॉर्ड डलहौजी था, जो भारत की राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? तो इसने सहायक गठबंधन की नीति, व्यापक का सिद्धांत, अस्थायी बंदोबस्त या रोडेट एक्ट। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी दोस्तों व्यापक का सिद्धांत, ये अपनाए थे दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है कि क्रांतिकारी पुस्तक का लेखक कौन है? तो क्रांतिकारी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? अनुराग बेहर, संजीव सन्याल, काकी माधवराव, मेघनाथ देसाई। तो कौन है दोस्तों क्रांतिकारी पुस्तक का लेखक? तो ये कौन है? तो ये है संजीव सन्याल है। कौन है क्रांतिकारी पुस्तक का लेखक? कौन है? संजीव सन्याल है। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए क्या है, मुद्रास्फीति कब होती है? तो मुद्रास्फीति कब होती है दोस्तों? समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, कीमतों के स्तर में समय समय पर कमी होती है,
समय के साथ उत्पादन स्तर में निरंतर बढ़त होती है, पैसों के क्रय मूल्य में वृद्धि होती है। तो मुद्रास्फीति कब होती है दोस्तों? तो ये होती है आप लोग को समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, उस टाइम मुद्रास्फीति होती है दोस्तों। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है दोस्तों? बड़ोदरा में, नवसारी में, सूरत में, नर्मदा में। तो कहाँ स्थित है दोस्तों ये स्टैचू ऑफ यूनिटी? किस जिला में स्थित है गुजरात में? तो ये किस जिला में है दोस्तों? तो ये नर्मदा जिला में स्थित है दोस्तों। और ये कब बना था दोस्तों? ये 31 अक्टूबर 2018 को ये पटेल जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो राष्ट्र को समर्पित किया, जो गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी। तो देखिए, भारत के जो पूर्वी तट और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो लाल चट्टानी, लेटेराइट, काली व कपासी, कछार। तो ये कौन सी किधर पाई जाती है दोस्तों? पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? तो ये भारत में, तो ये है आप लोग को लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अब डेली चलेगा दोस्तों जीके जीएस का आप लोग, और डेली प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आप लोग बताइए कि 20 क्वेश्चन आप लोग कितना क्वेश्चन अपने ईमानदारी से बताइए, कितना क्वेश्चन जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना भी जरूरी है। तो जोहार एग्जाम में आप लोग संपर्क करके टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जो मिनिमम फी में है दोस्तों, जो आप लोग टेस्ट सीरीज लेकर अपना आकलन कर सकते हैं कि अपना तैयारी किस लेवल पर है दोस्तों लेडी सुपरवाइजर का। अगर उस लेवल पर तैयारी नहीं है तो आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए दोस्तों, और उस लेवल पर पहुँचिए जिससे आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का एक सीट पक्का मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।